हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 का साइंस पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं आज का पहला सवाल। एक विशिष्ट घर की एक माह का जो है उसका ऊर्जा खपत बता रहा है 9 × 10⁸ जूल है। उसको जो है इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी, यूनिट में बताना है। तो पहले हम लोग निकाल चुके हैं 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ये होता है 1 यूनिट, इसके इतना के बराबर होता है। तो इसका जो है 9 × 10⁸ जूल में दिया हुआ ऊर्जा जो दिया हुआ है, तो निकाल सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल बराबर हो जाएगा 1 यूनिट। इसीलिए 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/3.6 × 10⁻6। इसीलिए हमको निकालना है 9 × 10⁸ ये हो जाएगा। इसमें गुना कर देंगे 9 × 10⁸ से, तो ये हो जाएगा 90/36। यहाँ हो जाएगा 10⁻2, इतना वैल्यू हो जाएगा। इंटू 10⁻2, तो ये 10⁻2 हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 250। ये 250 यूनिट हो गया। तो 9 × 10⁸ जूल जो हो गया 250 यूनिट की ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Pb + CuCl2 ये रिएक्ट करके बना रहा है PbCl2 + कॉपर Cu। द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कह रहा है दिया गया रिएक्शन प्रतिक्रिया जो है किसका उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तीसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो है बहुत सारा जो है टर्म जो है डायरेक्ट जो है साइंस पेपर में जो है डायरेक्ट इंग्लिश में दे दिया जाता है। तो इसमें जो है हिंदी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसमें जो है साइंस वाले टर्म को इंग्लिश में भी याद रखना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन अभिक्रिया, ये हो गया विस्थापन। कॉम्बिनेशन ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और ये डिकम्पोजिशन मतलब संघटन, टूटना। डबल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा दोहरी विस्थापन। तो पीबी जो है कंबाइन कर रहा है, ये Cl2 के साथ कंबाइन कर रहा है, और क्या कॉपर का विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर जो है बाहर निकल रहा है। तो ये हो जाएगा, इसका जो रिएक्शन हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। यह इसमें जो है पहला विकल्प इसका सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The plant part moves away from light then it is called तो ये क्या कहलाएगा, कह रहा है कि
प्लांट पार्ट जो है पौधा का वह भाग जो मूव्स अवे दूर जाता है, मूव्स अवे फ्रॉम लाइट से जो है दूर जाता है, मतलब लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में उसका ग्रोथ होता है। तो उसको हम लोग इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस स्थिति को नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म कहेंगे जब पत्ता जो है सूर्य के डायरेक्शन में, जिस स्थिति में जो है जिस डायरेक्शन में सूर्य मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जो है पत्ता भी मूव करेगा, मतलब सूर्य के डायरेक्शन में प्रकाश की ओर मूव करता है। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। लेकिन जड़ है, पौधा का जो है जड़ है वो जो है प्रकाश का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डज नॉट exhibit the periodicity in properties of the elements। पहला है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, चौथा है एटॉमिक साइज। करा डैश, इसमें से कौन जो है प्रदर्शित नहीं करेगा, एक डज नॉट एग्जिबिट द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। पहले देख लेते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी जो होता है, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल तो जो है तो पहला से इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक जो है बार बार इसमें गुण का रिपीट होता है। पहला से हम लोग अगर लेकर चलते हैं हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। पहला में दो तत्व रहता है, इसमें तो जो है हाइड्रोजन जो है हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, नियोन हो गया 10 हो गया 10, ये हो गया 2 लिथियम नियोन। उसके बाद यहाँ सोडियम, आर्गन 18। तो ये हो गया आखिरी तत्व हो गया हीलियम नियोन आर्गन, ये 18वां ग्रुप में जो है। और ये जो पहला का हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मतलब इस तरह से अल्कली एलिमेंट जो है पहला ग्रुप में इसमें आ रहा है अल्कली एलिमेंट। और 18वां ग्रुप में जो है ये आ रहा है इनर्ट गैस आ रहा है। तो मतलब कहा जा रहा है कि पीरियोडिसिटी मतलब एक खास अंतराल के बाद जो है ये जो है अपना गुण जो है फिर से दोहरा रहा है। हाइड्रोजन आ रहा है, हीलियम के बाद जो है फिर से जो है लिथियम आ रहा है अल्कली एलिमेंट। उसके बाद जो है फिर जो है इनर्ट गैस है, इनर्ट के बाद गैस के बाद जो है फिर ये आ रहा है। मतलब कह रहा है एक खास जगह के बाद जो है पीरियोडिक टेबल में वैसा ही एलिमेंट फिर से आ रहा है, मतलब वैसा गुण समान गुण वाला तत्व जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी।
तो अब हम लोग देखते हैं इसमें न्यूट्रॉन कह रहा है इसमें से कौन नहीं मिलेगा। तो पहला न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो, तो इसको छोड़ करके देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। एटॉमिक साइज, तब पीरियोडिसिटी इसमें जो मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी का रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा। और इधर चलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसका अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन अगर हम लोग देखेंगे क्लोरीन, तो इसमें जो है 287, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज़्यादा होगा ये क्लोरीन का। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी अल्कली एलिमेंट में इसमें जो है ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। एटॉमिक साइज, जैसे जैसे इसमें बढ़ रहा है उसका जो है एटॉमिक साइज भी जो है इसका बढ़ते जाएगा। तो मतलब एटॉमिक साइज ये भी जो है समान अंतराल के बाद ये गुण फिर से दोहराएगा। इसमें पीरियोडिसिटी में आ रहा है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ये भी मिलेगा, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी रेट ये भी मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी गुण मिलेगा। ये तीनों गुण मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे पीरियोडिसिटी में जो है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो के आधार पर नहीं बांटा गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ जाएंगे तो इसमें जो है कभी भी हम लोग इसमें तुलना नहीं करेंगे कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन के आधार पर किसी एलिमेंट का गुण हम लोग चेक करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभाव्य इकाई को क्या कहते हैं? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं तत्व यौगिक मिश्रण में। यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण को हम लोग अणु कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा अणु। किसी यौगिक का सूक्ष्म कण, इसका जो है डिफिनीशन नहीं होता है। किसी का यौगिक का सूक्ष्म कण जो है अणु कहलाता है, और किसी तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है। कह रहा है सापेक्ष घनत्व को हम लोग डैश के बराबर होता है। मतलब इसको अगर डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो सापेक्ष घनत्व का जो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सापेक्ष घनत्व, मतलब तुलनात्मक हमको निकालना है, तुलना करके किसी पदार्थ का घनत्व बाय जल का घनत्व। तो जल के घनत्व को हम लोग मानक मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। तो उसी से हम लोग तुलना करते हैं कोई भी
किसी पदार्थ के घनत्व से अगर तुलना करेंगे उसमें अगर भाग देंगे तो वही निकल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। तो किसी भी चीज़ का जो है तुलनात्मक अगर अध्ययन करना रहता है तो हम लोग उसमें जो है जल का घनत्व से भाग देते हैं उसमें, तो ये हमको सापेक्ष घनत्व का वैल्यू निकलता है। आगे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट तो इसका तो होता है Na2SO4। तो इसको याद रखेंगे फॉर्मूला सभी का, कंपाउंड सभी का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे तो उसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं के निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है। क्यों? इसमें 4 विकल्प दिया गया था, वही पूछा गया। इसमें सहसंयोजित कोवैलेंट बॉन्ड में इसमें जो है उस तरह का अणु में उसका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है। इसका क्या कारण है? किसके तुलना में हम लोग तुलना करते हैं? आयनिक यौगिक, आयनिक बॉन्डेड में, उससे अगर तुलना करेंगे तो इसका कम होता है, क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल जो है कमज़ोर होता है। तो अंतराण्विक बल कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंधन जो बनता है इलेक्ट्रॉन का जो है साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, जो कि मजबूत बंधन नहीं होता है। जबकि आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। उसमें आयन के ट्रांसफ़र के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के फलस्वरूप बनता है आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड में। जबकि कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड में जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझेदारी होता है, जो कि मजबूत नहीं होता, जिसके चलते अंतराण्विक बल जो है कमज़ोर हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन बराबर कितना होगा? विकल्प में दिया हुआ है। कह रहा है इसमें 1 न्यूटन कितना बराबर होता है? तो बल का
न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। तो बल का मात्रक न्यूटन, तो बल को लिखते हैं हम लोग फोर्स एफ से। तो एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया त्वरण, इसका हम लोग विमा निकालेंगे डायमेंशन, तो एम, मास को एम से डिनोट करेंगे एम, और त्वरण को हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं LT-2। तो अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो F बराबर एम इंटू ए, तो मास की जगह पर एम हो गया और इसका डायमेंशन हो जाएगा त्वरण का LT-2। तो ये हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको तोड़ करके, मास की जगह पर हो गया द्रव्यमान, ये हो गया द्रव्यमान हो गया, और ये बता रहा है L का जो है लंबाई बता रहा है, और ये सेकेंड बता रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान को kg, लंबाई को L से डिनोट करेंगे और सेकेंड को T से। तो L जो है इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और टाइम के ऊपर पावर 2 है तो सेकेंड के पावर ये हो गया 2। तो ये हो गया किलोग्राम। लंबाई की जगह पर क्या है लिख सकते हैं ये मीटर, लंबाई की जगह पर मीटर, और टाइम T-2, तो टाइम हो गया सेकेंड, तो लिखेंगे सेकेंड -2, तो S-2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो अगर हमको इस तरह का सवाल रहेगा तो फॉर्मूला अगर मालूम रहेगा तो उसके आधार पर भी हम लोग पहले डायमेंशन निकाल करके उसके बाद फिर हम लोग बदल करके उसका यूनिट में बदल करके बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। C6H14 में कितने समावयवी हैं? मतलब इसको आइसोमर जिसे हम लोग कहते हैं, समयावयव को आइसोमर। तो जिसका जो है इसका मोलेकुलर वेट समान होना चाहिए। समयावयवी का ही परिभाषा है, उसका डेफिनेशन जो है उसका मोलेकुलर वेट समान होगा, लेकिन उसका जो है फिजिकल भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग होगा, लेकिन जो इसका केमिकल इसका जो है ये मोलेकुलर वेट समान हो जाएगा। देखते हैं इसका समयावयवी बनाने का। C6H14 ये हो गया, किसका फॉर्मूला है अल्केन। अल्केन ग्रुप में कार्बन 6 C6, ये हेक्सेन हो गया, हेक्सेन। CnH2n-2, उस पर CnH2n+2, इस पर बन जाएगा CnH2n+2। तो C6H2n 6 × 2 + 2, ये होगा C6H12+2 C6H14। ये हो गया एल्केन ग्रुप का हेक्सेन का सदस्य है। तो ये हमको निकालना है इसका समावयवी कितना होगा। तो इसको हम लोग तोड़ से करके लिख सकते हैं। पहला CH3 CH2 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 3 2 5 CH3। पहला तो हम लोग ये लिख सकते हैं, और एक समावयवी इसका हो गया। दूसरा लिख सकते हैं हम लोग CH3CH, ऊपर में हो जाएगा CH3 CH2 CH 1 2 3 1 2 3 4 5 6 CH3। दूसरा पर जो है बाहर निकल गया है। तीसरा लिख सकते हैं उसी तरह से, तीसरा पर ला सकते हैं हम लोग CH3 CH2, तीसरा कार्बन पर CH3 CH2 CH2 2 2 4 2 6, ये यहाँ हाइड्रोजन हो गया।
ये 3 आइसोमर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं CH3 C, इस पर भी CH3, इस पर भी CH3, CH2, 1 2 3 4 5 6 CH3, ये हो गया। दूसरा कार्बन पर दोनों ऊपर नीचे मिथाइल ग्रुप है, ये हो गया 1 2 3 4। और लिख सकते हैं हम लोग दूसरा कार्बन पर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप दिए हैं, और इधर पर करेंगे तीसरा ग्रुप, अगर इस पर देंगे तो इधर से दूसरा फिर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो CH3 C, यहाँ पर लिख सकते हैं CH2, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, ऊपर बॉन्डिंग खाली है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग CH3। तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ लिख सकते हैं CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया। सभी का नाम नहीं पूछा जाएगा, नाम तो इसमें IUPAC नाम सबका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सभी का जो है मोलिकुलर वेट देखेंगे तो सभी में इतना ही हमको मिलेगा, C6H14, नहीं तो सभी में गिन करके देख सकते हैं। तो 1 आइसोमर, 2 आइसोमर, 3 आइसोमर, 4 आइसोमर, 5 आइसोमर, मतलब C6H14 का जो है 5 आइसोमर होगा, 5 आइसोमर। तो किसी भी एलिमेंट का पूछेगा तो हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि इसका जो है कितना आइसोमर हो सकता है। अब आगे देखते हैं, ये तो थोड़ा लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।